प्यारे बच्चों, आज हम अपना तीसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ एक साम्राज्य। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ एक साम्राज्य। अब पहले तो हमने ये जानना है कि वो साम्राज्य कौन सा है जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, और वो 3 महाद्वीप कौन से थे जिनमें वो साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, उसका क्या नाम था? तो प्राचीन काल में एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। ठीक है, वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, और ये 3 महाद्वीप कौन कौन से थे? यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, आ गया समझ? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको आ जाता है कि रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, तब आप बताएंगे कि ये रोमन साम्राज्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में फैला हुआ था। और अगर ऐसा आ जाता है क्वेश्चन कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था, तो आप लिखेंगे कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोमन साम्राज्य था। ठीक है, आ गया समझ? चैप्टर का नाम आपका, और 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया और अफ्रीका, और इनमें फैला हुआ साम्राज्य रोमन साम्राज्य। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था। यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। कौन कौन सी भाषाएं थी? लातीनी भाषा और यूनानी भाषा। ठीक है, कौन सी 2 भाषाएं? लातीनी और यूनानी भाषाओं का प्रशासनिक तौर पर प्रयोग किया जाता था, मतलब प्रशासनिक कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, रोमन साम्राज्य का एक पड़ोसी राज्य था जिसका नाम ईरान था। ठीक है, पड़ोसी राज्य ईरान, जिसके साथ उनके संघर्ष चलते रहते थे। जैसे सभी जो पड़ोसी देश होते हैं उनके अच्छे संबंध भी होते हैं, बुरे संबंध भी होते हैं, कभी उनके साथ मित्रता होती है, कभी उनके साथ शत्रुता होती है। तो ऐसे ही जो इसका पड़ोसी राज्य था ईरान, उसके साथ इसका लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। कहा जाता है ईरान में 224 ईस्वी में ससानी राजवंश की स्थापना हुई, और उस समय रोमन साम्राज्य और ईरान के मध्य, मतलब दोनों के बीच में जैसे सीमा का निर्धारण होता है ना, तो दोनों के बीच में फरात नदी बहा करती थी। और रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण 2 प्रसिद्ध नदियों के द्वारा होता था। अब ये प्रसिद्ध नदियाँ कौन सी थी जो उनके बीच सीमा का कार्य करती थी? एक राइन थी और दूसरी डैन्यूब नदी। ठीक है, दोनों के बीच में सीमा का निर्धारण 2 नदियों द्वारा, जिनके नाम क्या क्या थे? एक राइन और एक डैन्यूब नदी। और दक्षिणी सीमा का निर्धारण कैसे होता था? एक विशाल वहाँ पर रेगिस्तान था जिसका नाम सहारा मरुस्थल के बारे में आपने सुना हुआ ना, तो वो जो सहारा मरुस्थल था वो उनकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता था। ठीक है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की स्थापना 509 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, पहले वहाँ पर राजतंत्र था, लेकिन उसके बाद गणतंत्र की स्थापना हुई। कब? 509 ईस्वी में। गणतंत्र कौन सा होता है? लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। और यह 27 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस नामक शासक ने सत्ता संभाली थी, मतलब जो गणतंत्र हुआ था और उसका जो शासक था वो ऑगस्टस था उसका नाम। उसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा जाता था, और उसने 14 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया। उसके शासनकाल में रोमन साम्राज्य ने चहुतरफा, मतलब चहुमुखी विकास किया, और इसके शासनकाल को रोमन साम्राज्य के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ के राजनीतिक विकास के बारे में पढ़ लेते हैं। रोमन साम्राज्य का राजनीतिक विकास। रोमन साम्राज्य को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि रोमन साम्राज्य का जो प्रशासनिक विकास था, या उसका जो अध्ययन हमने करना है, उस समय हम देखेंगे कि रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 2 चरणों में बांटा जाता है, मतलब उसका अध्ययन करेंगे। पहला चरण है, फिर बीच में उसके क्या आता है? एक संकट काल आता है, और फिर उसके बाद दूसरा चरण आता है। ठीक है, अब पहला जो चरण है उसको पूर्ववर्ती पुराकाल के नाम से जाना जाता है, जो कि 3वीं शताब्दी तक चला था। फिर उसके बाद 3वीं शताब्दी में एक बहुत भारी संकट का सामना करना पड़ा, जिससे अव्यवस्था फैल गई साम्राज्य में। चारों तरफ
कोई भी शांति व्यवस्था नहीं थी, लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पूरा साम्राज्य जो था वो बिखरने लग गया था। लेकिन उसके पश्चात 4वीं से 7वीं शताब्दी में फिर से पहले जैसी स्थितियां बनाने का प्रयास किया गया। 4वीं शताब्दी में फिर से इसका पुनर्स्थापना की गई, पहले जैसी स्थितियों को बनाया गया और उसका विकास किया गया। तो जो 4वीं से 7वीं शताब्दी तक का समय था उसे परवर्ती पुराकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो 2 चरण हम पढ़ते हैं, 2 चरणों में इसका विकास पढ़ेंगे, एक पूर्ववर्ती पुराकाल और एक परवर्ती पुराकाल। आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ऐसे आ जाता है कि कितने चरणों में बांटा गया, उनका नाम बताएं, तो आपने बताना है कि रोमन साम्राज्य को 2 चरणों में बांटा गया, पूर्ववर्ती पुराकाल और परवर्ती पुराकाल, और दोनों के बीच में क्या आया था, 3वीं शताब्दी का संकट आया था। ठीक है, अब हम पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि उस समय कौन कौन से शासक थे, उन्होंने क्या क्या किया। ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, आपको पहले भी बताया था ना कि ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी और 3वीं शताब्दी तक अन्य शासकों ने यहाँ पर शासन किया। ठीक है, उनमें से प्रमुख के नाम बता देती हूँ मैं आपको कौन कौन थे। ऑगस्टस, ट्राजान, मार्क्स ऑरेलियस, सेप्टिमियस, सेवेरस, ये जो शासक थे इन्होंने पूर्ववर्ती पुराकाल में अपना योगदान दिया रोमन साम्राज्य के विकास में। ठीक है, और इसके बाद 3वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य को एक भयंकर संकट का सामना करना पड़ा। पहले हम ऑगस्टस के बारे में जान लेते हैं। ऑगस्टस जो रोमन साम्राज्य का सबसे पहला शासक था, उसने कब तक शासन किया था, आपको भी बताया था मैंने, 27 ईसा पूर्व से लेके 14 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया था। 27 ईस्वी से 14 ईस्वी तक उसने शासन किया था। उसने रोमन साम्राज्य में शांति और व्यवस्था की स्थापना की, मतलब जो यहाँ पर अव्यवस्था अराजकता फैली हुई थी उसको दूर किया। इसके अतिरिक्त उसने आर्थिक और धार्मिक सुधार लागू किए, भव्य विशाल भवनों और मंदिरों की स्थापना की। उसने यहाँ पर चहुमुखी विकास किया, मतलब हर क्षेत्र में, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र जो था उनमें उसने चहुमुखी विकास किया। इतनी प्रगति की उसके समय में रोमन साम्राज्य ने कि उसके शासनकाल को रोमन साम्राज्य का इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब कि हर तरफ शांति व्यवस्था और सैनिक सुधार, आर्थिक सुधार, धार्मिक और नैतिक सुधार किए, जिससे उसके साम्राज्य को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा शासक उसके बाद था टिबेरियस, जिसने 14 ईस्वी से 37 ईस्वी तक शासन किया। वो भी एक बहुत ही योग्य शासक था। उसने अपने साम्राज्य में अनेक करों को कम कर दिया, पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, लेकिन उसमें एक कमी थी कि वो बहुत ही शंकालु किस्म का शासक था और इसी की वजह से उसने बहुत से लोगों की हत्या करवा दी। उसके इन्हीं अत्याचारों से प्रजा बहुत दुखी थी और 37 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई तो प्रजा बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर है नीरो। नीरो ने 54 ईस्वी से लेके, 54 मतलब 54 ईस्वी से लेके 68 ईस्वी तक शासन किया। वो भी एक बहुत ही क्रूर शासक था। कहा जाता है कि उसके शासन के समय में 64 ईस्वी में रोम में एक भयंकर आग लग गई और ये आग लगभग 6 दिनों तक जारी रही। कहा जाता है कि इससे आधे से भी ज़्यादा जो रोम था वो जलकर समाप्त हो गया था, लेकिन उसने इसको बुझाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए, बल्कि उसने क्या कहा कि जो ये आग लगी है इसके लिए ईसाई दोषी हैं और बड़ी संख्या में उनको सजा के तौर पर मृत्युदंड दे दिया और उनको मरवा दिया। और उसके पश्चात उसने फिर से भव्य भवनों को बनाना सजाना शुरू कर दिया, जिससे कि बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि खर्चा हुआ ना इसमें, तो बहुत सा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इससे क्या हुआ कि लोग उसके विरुद्ध हो गए और जगह जगह विद्रोह होने लगे, क्योंकि ऐसे शासक का तो सब विरोध करेंगे, तो विद्रोह होने लगे। इससे अव्यवस्था फैल गई और अंत में
परेशान होकर या मजबूर होकर दुखी होकर नीरो ने 68 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। और जब उसने आत्महत्या कर ली तब लोगों को जब पता लगा तो उनको चैन की सांस मिली या उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो उसके अत्याचारों से हमें मुक्ति मिली। फिर है त्राजान, अगला शासक। त्राजान का शासनकाल 98 ईस्वी से 117 ईस्वी तक था। वह एक बहादुर और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने भी रोमन साम्राज्य पर जब शासन किया तो बहुत ही कुशलता से अपने शासन को चलाया। अपने साम्राज्य में से भ्रष्टाचार को दूर किया। ईसाइयों के साथ उसने सहनशीलता की नीति अपनाई। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। रोमन साम्राज्य में बहुत से भवन बनवाए, महल, पुल, सड़कें, उद्यान आदि बनवाए। सेना के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। इससे क्या हुआ कि वो एक अच्छे शासक के रूप में सामने आया। फिर है हेड्रियन। हेड्रियन का शासनकाल था 117 से 138 ईस्वी। वह भी एक कुशल शासक था। वो अपने शासक लोगों को देखने के लिए कि वो दुखी तो नहीं है, किसी तकलीफ में तो नहीं है, वो क्या करता था, भेष बदल कर अपने प्रांतों का भ्रमण करता था। भ्रमण का मतलब घूमता था, देखता था कि लोग किसी प्रकार से दुखी तो नहीं है, अधिकारियों ने उनको कोई परेशानी तो नहीं दे रखी है, तो इसलिए भ्रमण करके सब तरफ से वो देखता था कि कैसा उसका शासन चल रहा है। उसने लोगों पर लगे हुए करों को भी कम कर दिया और बहुत से लोग भलाई के उसने कार्य किए। फिर उसके बाद है मार्कस ऑरेलियस। मार्कस ऑरेलियस का शासनकाल 161 से लेकर 180 ईसा पूर्व तक था। उसने भी अनेक लोक भलाई के कार्य किए और एक महान योद्धा था। फिर है सेप्टेमियस सेवेरस। उसका शासनकाल 193 से 211 ईस्वी तक था। उसके बाद गैलिनस था। गैलिनस ने रोमन साम्राज्य पर 253 ईस्वी से 268 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, ये थे कुछ पूर्ववर्ती पुराकाल के शासक जिन्होंने अपनी योग्यता के द्वारा रोमन साम्राज्य को प्रगति की तरफ लेकर गए, उसका विकास किया और एक अच्छा शासन प्रबंध प्रदान किया। ठीक है, अब है तीसरी शताब्दी का संकट। पूर्ववर्ती पुराकाल हो गया ना, तो उसके बाद जब तीसरा शताब्दी का जो संकट आया था उसमें कौन कौन से संकट थे, किस कारण से जो रोमन साम्राज्य था बिखर गया था, जो कि इतना महान विशाल साम्राज्य था, क्यों उसके ऊपर ये संकट आया और क्यों वो बिखर गया। तो तीसरी शताब्दी में जो रोमन साम्राज्य में संकट आया था उसके लिए बहुत से कारण जिम्मेदार थे। ठीक है, अब कौन कौन से कारण थे। पहला कारण है कि 224 ईस्वी में ईरान में एक नए वंश की स्थापना हुई। मतलब ईरान में एक नया वंश स्थापित हुआ, उसका नाम था ससानी वंश। ठीक है, इस वंश का शासक था शापुर प्रथम। ठीक है, कौन था? शापुर प्रथम। कहा जाता है कि उसका एक प्रसिद्ध शिलालेख मिला है जिसमें उसने ये बताया है कि उसने रोमन साम्राज्य की 60,000 सेना को नष्ट कर दिया था। मतलब 60,000 जो की सेना थी उसका उसने नाश कर दिया था और उसने रोमन साम्राज्य की राजधानी एंटियोक पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इससे क्या हुआ, रोमन साम्राज्य को गहरा धक्का लगा। दूसरा क्या था कि तीसरी शताब्दी में बहुत सी जर्मन मूल की जनजातियां थी, उन्होंने बार बार रोमन साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करने शुरू कर दिए, जिससे कि रोमन साम्राज्य के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने उनको इतना परेशान किया कि उनको डैन्यूब नदी से आगे का क्षेत्र छोड़ना पड़ा, क्योंकि बार बार के उनके आक्रमण से इनको परेशानी होती थी। तो डैन्यूब नदी से आगे का जो क्षेत्र था वो उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वहां तक वो आक्रमण करते थे, इसलिए उनको वो छोड़ना पड़ा। तो ये कौन सी जनजातियां थी जो बार बार उनको तंग करती थी, आक्रमण करती थी उनके पर? इनमें प्रमुख थी एल्मन्नाई, फ्रैंक और गोथ। ठीक है, फिर तीसरा कारण था, तीसरी शताब्दी में राजनीतिक स्थिति भी बहुत अधिक डामाडोल थी। मतलब राजनीतिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। अब इस बात का हमें कैसे पता चलता है? इसका अनुमान ऐसे लगा सकते हैं हम कि 47 वर्षों में रोमन साम्राज्य में 25 सम्राट सत्तासीन हुए। सत्तासीन का मतलब कि 47 वर्षों में 25 सम्राट गद्दी पर बैठे।
देखा जाए तो कई बार तो क्या होता है कि एक ही शासक 50, 60, 70 वर्ष तक शासन करता है, अगर वो अच्छा शासक है, अच्छे ढंग से शासन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 47 वर्षों में ही 25 सम्राट सत्तासीन में 2-2 वर्ष भी नहीं मिले लगभग उनको शासन करने के लिए। तो इससे क्या अभिप्राय है कि वहाँ पर षड्यंत्र होते होंगे, किसी को ढंग से शासन नहीं करने दिया जाता होगा, या ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती होंगी कि विद्रोह हो जाते हों, राजा को गद्दी से उतार दिया जाता हो, मतलब कुछ भी रहा हो, मतलब राजनीतिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि 47 वर्षों में 25 सम्राट गद्दी पर बैठे। या तो इन सभी सम्राटों की हत्या कर दी गई और या वो गृह युद्धों में मारे गए। तो जो ये बार बार शासक बदलना, शासक बैठना, गृह युद्ध होना, इससे भी राजनीतिक स्थिति जो थी वो कमज़ोर होती है और उस साम्राज्य को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पतन भी उसका हो सकता है। ठीक है, फिर चौथा कारण है, अब जो आपको ऊपर से बताया कि रोमन साम्राज्य में अराजकता फैली हुई थी, जैसे इस ससानी वंश ने आक्रमण किया, 60,000 सैनिकों को मार दिया, जनजातियों के द्वारा आक्रमण हो रहे थे, या राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं थी, गृह युद्ध हो रहे थे। तो इससे क्या हुआ, साम्राज्य में अराजकता फैल गई। अराजकता फैलने के कारण क्या होगा कि अब उद्योग और व्यापार नष्ट हो जाएंगे। उद्योग और व्यापार नष्ट हो जाएंगे तो जो जरूरी सामान है वो मिलना बंद हो जाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत से सामान होते हैं जो चाहिए होते हैं। अब जब उद्योग व्यापार नहीं चाहिए, आजकल जैसे देखो अब लॉकडाउन चला हुआ है, तो लॉकडाउन में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, सामान के लिए हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत से उद्योग बंद हो गए हैं, अर्थव्यवस्था जो है वो पिछड़ती जा रही है, हमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ना। तो क्या हुआ, लेकिन अभी सरकार ने नियंत्रण कर रखा है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जब साम्राज्य में ही अव्यवस्था फैली हुई थी, शासक बदल रहे थे, गृह युद्ध हो रहे थे, तो उस समय जब उद्योग व्यापार नष्ट हो गए थे तो जो वस्तुएं थी वो मिलना मुश्किल हो रही थी, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो कीमतों के बढ़ जाने से क्या हुआ कि अब लोगों को मुश्किल होगी उन सामान को प्राप्त करने के लिए, लोगों को वो सामान नहीं मिल रहा था। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वो उन सभी प्रयासों में विफल रहे। तो इससे क्या हुआ, लोगों को बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा। इससे रोमन साम्राज्य को गहरे संकट का सामना करना पड़ा। फिर पांचवा है, प्रत्येक सम्राट सेना के सहयोग से सत्ता में आता था। सत्ता में आता था मतलब कि जो भी शासक बनता था तो वो सेना के द्वारा युद्ध करके, जैसे गृह युद्ध हो रहा है, 2 उम्मीदवारों में युद्ध हो रहा है, तो वो सेना की तरह, जिसकी सेना शक्तिशाली है वो दूसरे को पराजित कर देगी और वो जो जीत जाएगा राजा बन जाएगा। तो वो सेना के सहयोग से सत्ता में आते थे। तो इसलिए वो क्या करते थे कि सेना का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। अगर सैनिक अच्छे होंगे, सैनिक उनका साथ देंगे, सैनिक योग्य होंगे, सैनिकों को खुश रखा जाएगा, तो वो राजा का हमेशा साथ देंगे। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, उनका साथ पाने के लिए उनकी तनख्वाहें बढ़ा देते थे, उनको अन्य सुविधाएं भी दी जाती थी, जिससे कि सेना कभी भी उनका विरोध ना कर सके, उनके विरुद्ध शस्त्र ना उठा सके, बल्कि हमेशा उनका साथ दे। तो इससे क्या हुआ, रोमन अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा धन तो सेना को दिया जाने लगा, तो जो पहले ही कोष खाली हो रहा था वो और भी ज़्यादा खाली होने लगा। इससे रोमन साम्राज्य को नुकसान उठाना पड़ा। फिर छठा है, रोमन साम्राज्य पर बार बार जो आक्रमण हो रहे थे, आक्रमण कौन से हो रहे थे, जो ये चोर डाकू लुटेरे थे या आक्रमणकारी थे, उनके द्वारा क्या हुआ, अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कभी आक्रमणकारी आ जाते थे विदेशी, कभी चोर डाकू लुटेरे उनको लूट ले जाते थे। तो जो आम सामान्य लोग थे उनके लिए जीवन बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था, और वो अब चाहते थे कि क्या करें, किस प्रकार से हम अपने जीवन को सुरक्षित रखें, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो इससे रोमन साम्राज्य को नुकसान उठाना पड़ा। सातवां है, रोमन साम्राज्य में जो अराजकता फैल गई थी, अव्यवस्था फैल गई थी, अशांति फैल गई थी, उसका लाभ किसने उठाया, जो प्रांतों के गवर्नर थे। अब प्रांतों के गवर्नर ने देखा कि राजा ही शक्तिशाली नहीं है, राजा अपने खुद के जो विद्रोह हैं या अपने खुद के जो उनके षड्यंत्र चल रहे हैं उनमें फंसे हुए हैं, उनके जो गृह युद्ध है उसमें फंसे हुए हैं, तो वो हमारी तरफ क्या ध्यान देंगे। तो उन्होंने प्रांतों में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी, विद्रोह कर दिए और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इससे क्या हुआ, स्थिति और भी ज़्यादा खराब होगी। अब राजा उन गृह युद्धों में उलझेंगे या इन विद्रोहों को दबाने आएंगे या अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे या चोर डाकुओं को पकड़ेंगे, क्या क्या करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे संकट जो था वो और भी अधिक गहरा गया। ठीक है, फिर उसके बाद आठवां है, 3वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य में बहुत से अकाल पड़े और प्लेग
नामक बीमारी भी उस समय फैल गई। अब ये दो चीज़ें एकदम से, एक तो अकाल पड़े और उसके बाद प्लेग के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि इसमें लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। जैसे आजकल अब इस बीमारी से हो रही ना, कितने लोगों को कितना बचाव किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग इस बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। जबकि बहुत समझाया जा रहा है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो, अपने हाथ धो, और कितनी बातें बताई जा रही हैं कि फालतू बाहर ना निकलो, मुंह पे मास्क लगाओ, बता रहे हैं ना, समझा रहे हैं ना कितना कि हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मृत्यु हो रही हैं जो ध्यान नहीं रख रहे हैं या जो इससे ग्रसित हो जाते हैं। मतलब कि कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे ही उस समय भी चाहे कितना ध्यान दिया गया, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। तो इससे रोमन साम्राज्य को गहरा आघात लगा। तो ये था 30वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य को जिस संकट का सामना करना पड़ा, जिससे अव्यवस्था फैल गई। और जो पहला, इसको दो भागों में हमने बांटा कि पूर्ववर्ती पुराकाल, वो इस वजह से रोमन साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ, क्योंकि 30वीं शताब्दी में इन संकटों का सामना करना पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा दूसरा चरण आता है परवर्ती पुराकाल। ठीक है, परवर्ती पुराकाल 4वीं से 7वीं शताब्दी के समय को कहा जाता है। हाँ, 30वीं शताब्दी के दौरान रोमन साम्राज्य को एक भयंकर संकट का सामना करना पड़ा। ठीक है, लेकिन परवर्ती पुराकाल में जो 4वीं से 7वीं शताब्दी का समय था, इस समय फिर से कुछ शासकों के प्रयासों के द्वारा स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया और उन्होंने अपने उद्देश्यों में सफलता भी प्राप्त की। इनमें से प्रमुख शासक थे डायोक्लिशियन, कॉन्स्टेंटाइन, थियोडोसियस द्वितीय और जस्टिनियन। इन शासकों ने स्थिति पर सुधार करने या उसके ऊपर नियंत्रण पाने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। तो पहला शासक है परवर्ती पुराकाल में, जो 4वीं से 7वीं शताब्दी तक का समय था, डायोक्लिशियन। डायोक्लिशियन का शासनकाल था 284 से 305 ईस्वी तक का। ठीक है, जब वो सिंहासन पर बैठा था तो उस समय रोमन साम्राज्य में बहुत ही बुरे हालात थे। रोमन साम्राज्य को भयंकर संकट के सामना करना पड़ रहा था। लेकिन डायोक्लिशियन ने रोमन साम्राज्य की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। सबसे पहले तो उसने सम्राट के सम्मान में वृद्धि की। ठीक है, कैसे की? उसने अपने आप को सूर्य देवता घोषित किया और उसने दरबार में नए नियम प्रचलित किए, जिससे रोमन साम्राज्य में पर नियंत्रण पाने में वो सफल हुआ। इसके बाद में उसने और भी बहुत से कार्य किए, जैसे उसने सेना को शक्तिशाली बनाया, सीमाओं पर नए किले बनवाए, सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, सेनापतियों के अधिकारों में वृद्धि कर दी, 100 प्रांतों का गठन किया और इन प्रांतों में अधिकारियों की संख्या में वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त उसने अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया और 301 ईस्वी में कहा जाता है कि उसने अपने एक आदेश के द्वारा वस्तुओं की कीमतें भी निश्चित कर दी। जैसे आपको बताया था ना कि वस्तुएं नहीं मिल रही थी रोजमर्रा की, और साथ में बहुत महंगी कर दी थी, कीमतों में वृद्धि कर दी थी। उस समय के शासक तो नियंत्रण नहीं कर सके, लेकिन अब जब संकट के समय के बाद दोबारा से शासन शुरुआत की गई तो डायोक्लिशियन ने अपना एक आदेश जारी किया कि सभी आवश्यक वस्तुओं की ये कीमतें हैं और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को कष्ट सजा दी जाएगी। जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना लॉकडाउन में कि जैसे अगर दुकानदार हैं तो वो अगर वो कीमतों में वृद्धि करते हैं तो उनके ऊपर भी कड़े एक्शन लिए जाते हैं। दुकानों के बाहर लिस्टें लगाई गई हैं कीमतों की कि इससे अधिक कोई कीमत नहीं लेगा, कि कोई इस समय का फ़ायदा ना उठाने की कोशिश करे। जैसे कम हो गया ना काम धाम, बहुत से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, दुकानें कुछ समय के लिए खुल रही हैं, ग्राहक कम हो गए हैं, तो इससे कोई सोचे कि चलो हम ज़्यादा पैसे लेते हैं, हम ज़्यादा कमा लेंगे, तो वो ऐसा वो नहीं है। अब उनके ऊपर नियंत्रण रखा जा रहा है ना, जैसे आजकल कि नहीं, सबकी कीमतें जो हैं वो सही लेनी चाहिए, किसी को लूटना नहीं चाहिए, दुकान के बाहर अपनी कीमतें लिखी हों सब सामान की, जिससे कि सब आसानी से ले सके। तो ऐसे ही उस समय भी डायोक्लिशियन ने क्या किया था, उसने कहा कि सभी वस्तुओं की कीमतें निश्चित कर दी गई और अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। उसने रोमन साम्राज्य की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया और साम्राज्य की प्रतिष्ठा को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है,
फिर दूसरा शासक है कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन का शासनकाल था 306 से 337 ईस्वी। ठीक है, उसने अपने शासनकाल में साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बहुत से कार्य किए। ठीक है, पहले चांदी में मुद्रा का निर्माण होता था और ये चांदी स्पेन से रोमन साम्राज्य में आती थी, लेकिन अब क्या हुआ, स्पेन में जो चांदी की खानें थी वो ख़त्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी, धातु का भंडार ख़त्म हो रहा था, तो इससे अब यहाँ पर सिक्कों के लिए चांदी की कमी हो गई। तो अब उसने क्या किया, कॉन्स्टेंटाइन ने 310 ईस्वी में सोने की एक मुद्रा का प्रचलन किया और इसका नाम रखा सॉलिडस। ठीक है, और 313 ईस्वी में उसने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राज्य धर्म घोषित कर दिया। उसने यातायात के साधनों का विकास किया, उसने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना की स्थापना की और इसके अतिरिक्त उसने 330 ईस्वी में कुंस्तुनतुनिया को रोमन साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। ये उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था अपने शासनकाल का। ठीक है, फिर उसके बाद है थियोडोसियस द्वितीय। थियोडोसियस द्वितीय का शासनकाल था 408 ईस्वी से लेके 450 ईस्वी तक का। ठीक है, वो भी एक योग्य शासक था। फिर जस्टिनियन ने 527 ईस्वी से 565 ईस्वी तक शासन किया था। उसने 533 ईस्वी में जस्टिनियन कोड जारी किया था। ये कहा जाता है कि विश्व में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था और ये कोड जो उसने बनाया था ये यूरोप के अनेक देशों के द्वारा अपनाया गया और उनके कानूनों की आधारशिला बना। जस्टिनियन अपनी विजयों के कारण तो प्रसिद्ध था ही था, लेकिन इसके अतिरिक्त अपने भव्य भवनों और जो ये जस्टिनियन कोड बनाया था इसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। तो ये था राजनीतिक विकास रोमन साम्राज्य का, वो रोमन साम्राज्य जो कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था और इन 3 महाद्वीपों के नाम थे यूरोप, एशिया और अफ्रीका। धन्यवाद।